वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग का, जो कि आपके क्लास 10th के सिविक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दो केस स्टडीज़ का, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, एजेंडा रहेगा केस स्टडीज़ को देखना। ये जो दो केस स्टडीज़ हैं वो रहेंगे बेल्जियम के और श्रीलंका के। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। इन केस स्टडीज को हम लोग कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, और तीसरी चीज हम लोग देखेंगे फीचर्स, रीजंस और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, आसानी से आप इसको काफ़ी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, और कुछ लास्ट में हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे जो कि कभी कभी हमारे एग्जाम में अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, वो है डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग का लिंकिंग। अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिपब्लिक, ये हम देख रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि फ्रांस इस मॉडर्न वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री के तौर पे उभरेगा जहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? अब जब डेमोक्रेसी वहां पे पहली बार प्रैक्टिस किया जा रहा था, तो आपको ये पता होगा कि वहां पे बहुत सारे फेमस फिलोसफर्स थे, उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उन्हीं में से मैं एक एक फिलोसफर्स का नाम लूँ तो वो थे मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक बुक लिखा था, और उस बुक में उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये 3 पिलर्स हैं हमारे, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और इसी को अगर आप दूसरे भाषा में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये 3 ऑर्गन भी हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है ना? और अगर हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे टॉप से बॉटम अप्रोच। जब अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, जैसे इंडिया को हमने पूरे भारत के पूरे फॉर होल इंडिया वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैव अ प्लेस located in Delhi, where they will use to sit, and there they will discuss the matters of urgency, and they will try to make laws and will try to execute it also, right? तो ये हमारा एक सेंट्रलाइजेशन है, पूरे इंडिया के लिए एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो कि काम करते हैं। उनका काम है लॉ बनाना और उसको एक्सिक्यूट करना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हमें मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, मॉन्टेस्क्यू, इनका स्पेलिंग मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, आप देख लेंगे। उन्होंने एक बुक लिखा था, और उस बुक में उन्होंने बताया था कि हमारे लिए हर एक डेमोक्रेसी के लिए
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग काफी एसेंशियल कंपोनेंट है। एंड व्हाट आर दीज 3 components of this horizontal power sharing? They are legislative, executive और लास्ट में होंगे हमारे जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, these 3 are our horizontal power sharing components। ठीक है, तो इसके बारे में मॉन्टेस्क्यू ने हमें बताया था। उनका बुक का नाम था मैं थोड़ा इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। आपको याद होगा, अपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने ये बताया था कि हर एक डेमोक्रेसी में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, और ये जो कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के, ये थे लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। चलिए, ये तो था हमारा बैकग्राउंड। अब हमने समझ लिया कि हमारा डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के रन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली इंटरलिंक्ड टू डेमोक्रेसी। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग डाइवर्सिटी इन मेनी वेज। लाइक हाउ, आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे रेसेस के लोग इंडिया में रहते हैं, रिलीजन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज बोले जाते हैं, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, फिर जेंडर पे भी आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विविधताओं से भरी हुई हमारी कंट्री है। अब सारे विविधताओं के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हम सारे लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग माने जाते हैं कि हम लोग इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना। अब हमारे जो मेन डेमोक्रेसी का गोल है वो है सबको एक सिस्टम में बाइंड करके रखना, ठीक है ना। इन डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारा एक मेन फंक्शन है कि इन सारे जो विविधताएं हैं, इन सब के बावजूद भी हमने सबको बांध के रखना है और सबको एक यूनिफाइड फॉर्म में संजोए हुए रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाइवर्सिटी का, तो ये आप देखेंगे दैट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन्स एंड मेनी मोर, राइट। So therefore due respect should be given to all the diverse groups and views that exist in a society. Why are we giving due respect to all of such people or such diversified people? Because when they are going to be the part of India, ultimately for all of them we will implement equal amount of respect without any discrimination. So that's why they will be called as an Indian citizen. और अगर वो एक Indian citizen है तो in the eye of law they will be treated equally. No discrimination should be there, and this is the reason why we have to give equal respect to all without keeping any of these divisions like religion, race, caste, language, regions in our mind. We have to forget about all these concepts which will divide our society, right? So ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब मैंने पहला पॉइंट जो आपने आज के केस लाइक एजेंडा में मैंने बताया था वो था हमारा केस स्टडी, जो कि रिलेटेड था बेल्जियम से। तो अभी हम देखने वाले हैं बेल्जियम में क्या सिचुएशंस थे और कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को रीडिफाइन किया, वहां पे उन्होंने कुछ चीजों को अडॉप्ट किया, और फाइनली चूंकि अगर आप देखेंगे बेल्जियम को और कंपेयर करेंगे इंडिया से तो आप पाएंगे कि बेल्जियम एक काफी छोटा कंट्री है। इंडिया तो
ज्योग्राफिकली काफी बड़ा है बेल्जियम से, फिर भी आप देखेंगे कि अगर डाइवर्सिटी के टर्म में तो बेल्जियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया। तो जो चैलेंजेस हम इंडिया में फेस कर रहे हैं, बेल्जियम के सामने भी वही चैलेंजेस वहां पे थे। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उन चैलेंजेस को मिनिमाइज किया, मिटिगेट किया, और फाइनली आप ये जान पाएंगे कि बेल्जियम is one of the most happiest country in the world. They all these countries come from Nordic regions of our Europe, right? Like Belgium, Norway, Sweden, ये जो कंट्रीज हमारे, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्रीज हमारे नॉर्डिक रीजन्स के कंट्रीज हैं, राइट? और ये अगर आप देखेंगे HDI इंडेक्स, इनमें ये हमेशा टॉप पे रहेंगे। स्पेशली अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख रहे हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का इंडेक्स देख रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज टॉप में हमेशा रहेंगे। पॉपुलेशन वाइज यस दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीज, बट इफ यू सी their growth, development, progress, they are far more advanced than us, right? तो यही रीजन है कि वहां पे भी चैलेंजेस था। ऐसा नहीं आप कह सकते थे कि बेल्जियम शुरू से ही डेवलप था, वहां पे भी चैलेंजेस थे। बेल्जियम के बारे में मैंने एक चीज और बताया था, मैं जब बात कर रहा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने बताया था कि ये 1815 में इट वाज पार्ट ऑफ नीदरलैंड, इट वाज पार्ट ऑफ नीदरलैंड, ठीक है ना? इन 1830s, आई थिंक इन 1832, इन 1830s बेल्जियम बिकेम इंडिपेंडेंट। अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आप ये नाम देखेंगे। इसलिए आपको ये टॉपिक काफी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बार बार ये बेल्जियम अपीयर हो रहा है। अब जब कोई भी टॉपिक CSST के डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट टॉपिक्स में अपीयर हो रहा है, विच मींस व्हाट, दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो 1815 में हमने देखा कि दिस बेल्जियम वाज द पार्ट ऑफ नीदरलैंड। जब नेपोलियन हारा तो ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में जो भी समिट हुआ था, ट्रीटी हुआ था वियना में, उनके अनुसार ये माना गया था कि जो भी कंट्री नेपोलियन के द्वारा एनेक्स किया गया था, अब उनको फिर से पावर रिस्टोर किया जाएगा। नीदरलैंड एक नया कंट्री बना, बट उस टाइम बेल्जियम नीदरलैंड के अंदर ही था। 1830 के आसपास आप देखेंगे कि नीदरलैंड पहली बार एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभरेगा, और हम अभी बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी का, जो कि 1970 से 1993 के आसपास रहेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते बेल्जियम के बैकग्राउंड के बारे में। वहां का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या था, वहां का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था वो किस बेल्जियम के किस पार्ट में रह रहे थे और वो क्या बोल रहे थे, यहां से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। सो 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, ठीक है ना, एंड दे वेर स्पीकिंग डच, ठीक है? इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में बना देता हूं। फ्लेमिश रीजन, what population? 59% population. Language was they were Dutch speaking population, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 40% population they live in Wallonia region and they were speaking French. Now Wallonia में अगर आप आ जाते हो, तो यहां पे आप देखेंगे 40% पॉपुलेशन का ये घर था, एंड दे वर स्पीकिंग फ्रेंच। ये हमारा कंडीशन है बेल्जियम का, ठीक है? ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, हम जो कि अभी हमने देखा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? इफ यू ट्राई टू कंपेयर दीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दीज मच ऑफ पीपल, यू विल फाइंड दे वेयर majority of people, but late
इंटेलेक्चुअल awakening, little they were quite somewhat poor. अब इनकी बात करें, you will be very surprised that somewhat based on their population you will say that they were minority. They were minority. आप बोलेंगे कि वो minority थे. They were highly educated. Highly educated business class people, और ये काफी रिलेटिवली richer, wealthier than Flemish region people. These are conclusive points. फिर से मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ और वही सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा. तो क्या देखेंगे आप कि 59% पीपल रह रहे थे फ्लेमिश रीजन में, वो बोल रहे थे डच. 40% लोग रह रहे थे वेलोनिया में और वो क्या बोल रहे थे, फ्रेंच. ठीक है. इन द कैपिटल दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक सिचुएशन, वेरी वेरी यूनिक सिचुएशन. कैपिटल सिटी जो था बेल्जियम का ब्रुसेल्स था. 80% लोग जो वहां के थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे और जो 20% पीपल थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे. ये काफी यूनिक सिचुएशन है. ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें, विच इज कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि 80% people they were French speaking. 20% people they were Dutch speaking. ठीक है. नेक्स्ट थिंग क्या आप यहां से कंक्लूड करेंगे कि ये यहां पे मेजॉरिटी में है. जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है, और जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है वो इस कैपिटल में माइनॉरिटी में है. तो ये काफी यूनिक कंडीशन हो गया यहां पे. दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट. यही एक रीजन था कि जहां पे आप देख पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है. पीछे अगर हम जाते हैं तो फिर से इस चीज को हम लोग रिकॉल करते हैं. नाउ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. मैंने बताया ना यहाँ पे कि ये रिलेटिवली काफी ज्यादा रिच थे और ये पावरफुल भी थे. ये पावरफुल भी थे, पावरफुल भी थे. ठीक है ना. तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप मेजॉरिटी में तो हैं बट आपका इस कंट्री में बहुत ज्यादा कुछ वजूद नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं है. आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में वर्क नहीं कर रहा है. बट अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को देखेंगे जिनका नंबर तो कम है बट वो हाईली इंटेलेक्चुअली
अवेकेंड पीपल हैं, इनलाइटेंड पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रखे हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, जिसके चलते दे आर वेरी वेरी पावरफुल एज वेल एज wealthier than Dutch speaking people. Now, this led to the tension between the two communities in 1950. In 1950 और 60 में वहां पे आप देखेंगे कि there were multiple conflicts and tussle between these two communities. Dutch speaking people, they were in the majority in the country but were in minority in the capital Brussels. मैंने ऑलरेडी बताया इसको। अब गवर्नमेंट वहां की क्या करने वाली है, गवर्नमेंट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जो वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में काफी महत्वपूर्ण, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स दीज आर गेटिंग आस्क्ड, 4 amendments they have done in their constitution. What do you mean by amendments? Amendments are changes which are getting introduced in a constitution by means of addition or deletion something from there. कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हम डिलीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। हम वहां पे कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, और यही हमारा चेंज लाना ही अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहलाता है। अब इन 20 सालों में तकरीबन 20 से 23 सालों की अगर बात करते हैं 1970 से 1993 के दरमियान, तो बेल्जियम में 4 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और दे ब्राउट in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसा परिवर्तन लाया जिसने लोगों को यह मजबूर कर दिया कि उस सोसाइटी, हम लोग उस सोसाइटी में, बेल्जियम के कंट्री के अंदर सभी लोग जो भी हैं, जो भी डाइवर्सिफाइड फील्ड से आ रहे हैं, बिना किसी डाइवर्सिटी के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी रीजन के, वो लोग हैप्पीली वहां पे रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव देयर विद इन दैट बेल्जियम सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन एंड विदाउट एनी प्रिविलेजेस और विदाउट एनी आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ये टेबल का, तो आपको ये आइडिया दे देगा कि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो 59% थे, फ्रेंच पीपल जो थे वो 40% के थे, और लगभग 1% पीपल जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। डच वाले लोग वो कौन से रीजन में रह रहे थे? फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दे वेर देयर इन वैलोनिया, ठीक है ना, और जर्मन पीपल दे वेर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, राइट। ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो 20% पॉपुलेशन था, 20% पॉपुलेशन दे वेर डच स्पीकिंग पीपल। रिमेनिंग 80% पीपल अगर आप देखेंगे तो वो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। 80% जो पॉपुलेशन आप देखेंगे, ये जो थे हमारे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, जो कि कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में थे। दे वेर देयर इन मेजॉरिटी हियर, और यही रीजन था हमारे पास टसल का यही एक मेन रीजन था। मैंने ये बताया 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके चलते उन्होंने मजबूर कर दिया सारे लोगों को एक साथ रहना, और सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उनको इन अमेंडमेंट्स ने दूर कर दिया, और फिर वहां पे आप देखेंगे सारे लोग हैप्पीली दे आर स्टेइंग देयर टुगेदर। नाउ क्या क्या स्टेप्स थे जो कि उन्होंने लिए इन 4 अमेंडमेंट्स के दरमियान। तो पहली बात अगर हम करें तो पहला था वो इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 59 और 40 ये था उनका पॉपुलेशन का ऑर्डर। 59% पीपल दे वर स्पीकिंग डच एंड 40% पीपल दे वर स्पीकिंग फ्रेंच इन होल बेल्जियम। अब हमने वहां पे यूनिटी को प्रमोट करना है, तो हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट है बेल्जियम का, वहां पे हमने दोनों के लिए इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर दिया। जब नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व हो गए वो भी बराबर, तब कहीं से कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला इशू जो था हमारा डच और फ्रेंच का, उसको हमने मिनिमाइज कर दिया बाय गिविंग इक्वल नंबर ऑफ सीट्स फॉर टू बोथ
इन आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब हमारा कंडीशन था कि स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है उनके पास बहुत सारे एरियाज होंगे कवर करने के लिए। और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का तो हर एक कंट्री को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया जाएगा और वो स्टेट्स कहलाते हैं। स्टेट्स गवर्नमेंट भी तो होंगे, जैसे फ्लेमिश रीजन में बहुत सारे स्टेट्स होंगे, फिर वालोनिया रीजन में बहुत सारे स्टेट्स होंगे। वहां पे भी कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे हैड वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स। State governments are not subordinate to central government. This is a true feature of फेडरलिज्म। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो सिविक्स का है वो फेडरलिज्म ही तो है। यहां पे आप देखेंगे कि जो भी स्टेट्स यूजुअली होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा ये हमारा यूनिटरी फीचर को दिखाता है, बट अगर आप ट्रू डेमोक्रेसी की बात करें जैसे यूएसए हो गया, जहां पे आप देखेंगे कि वो स्टेट से मिलकर बने हैं। इंडिया स्टेट से मिलकर नहीं बना, इंडिया को हमने डिवाइड किया है स्टेट्स में फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इंडिया पहले एक यूनिफाइड कंट्री था फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विसेज टू द पीपल। वी थॉट about decentralization and then only states came in existence। बट अगर आप यूएसए को देखें या फिर बेल्जियम को देखें, यहां पे स्टेट्स से मिलके ये कंट्रीज बने हुए हैं। तो स्टेट्स यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा, स्टेट्स यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरेलल और कभी कभी तो आप समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। विच मींस हियर यू कैन से दैट वन ऑफ द 4 अमेंडमेंट्स व्हिच वाज डन और इनिशिएटेड बाय central government from 1950 to 1970 to 1993 in Belgium was trying to highlight the power of state government, which means what, a state government will be given a lot of powers और ये जो पावर होंगे almost very much equal to central government। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे state government subordinate नहीं है central government का। तो state और central government दोनों independent होंगे, दोनों अपने काम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। नाउ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जहां भी आप बात करें वैलोनिया रीजन या फिर ले ले फ्लेमिश रीजन की बात, वहां पे लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने रखा है गवर्नमेंट को। और क्या आप देख पाएंगे आप कि ये जो गवर्नमेंट है वहां पे आप दोनों टाइप के पॉपुलेशन को, दोनों टाइप्स के पॉपुलेशन को आप बराबर और इक्वल वहां पे पावर दे रहे हैं बिना किसी डिस्टिंक्शन और डिवीजन के। सो वी हैव सीन, हमने देखा कि वहां पे कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट उन्होंने रखा। अगर आप क्या कहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा। अगर आप डच स्पीकिंग कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा और दोनों के बीच में इक्वल पावर शेयरिंग रहेगा। तो ये काफी इनोवेटिव अप्रोच था उनका क्रिस्टल को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पार्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, दिस गवर्नमेंट हैड द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये अपने लोगों के लिए खुद से डिसीजन ले सकते थे, वो अपने कल्चर को मेंटेन किस तरीके से करेंगे ये उन पे डिपेंड कर रहा था। अपने लोगों के बीच में एजुकेशन को कैसे स्प्रेड करना ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लैंग्वेज रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो वो कैसे उनको हैंडल करेंगे ये भी उनका अपना अप्रोच था। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं इनिशिएटिव्स देख रहे हैं, इन 4 इनिशिएटिव्स के थ्रू बेल्जियम गवर्नमेंट ने जो भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इश्यूज थे, उसको मिनिमाइज कर दिया। और जब ये मिनिमाइज हो गया तो लोगों के बीच में कुछ कंसर्न ही नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करेंगे और दैट विल बी देयर पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। एक बार फिर से हम कंक्लूड कर लेते हैं बेल्जियम को। हमने देखा कि बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी था वो ज्यादातर बेस्ड था लैंग्वेज पे।
लैंग्वेज के हिसाब से ज्यादातर जो लोग थे वो डच बोलने वाले लोग थे और वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे जो कि वैलोनिया में रह रहे थे। अंतर क्या था कि डच पीपल के पास अभी भी काफी ज्यादा पावर नहीं था, वो चूंकि काफी ज्यादा पिछड़े हुए लोग थे। अब फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो काफी ज्यादा रिच थे, उनके पास काफी ज्यादा पावर था, तो यही एक रीजन बन गया उनके बीच में टसल का। और सबसे ज्यादा एक एक्सेप्शनल केस था उनके कैपिटल में। कैपिटल सिटी एक ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे पूरे कंट्री के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो पूरा बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट केस था वहां पे। और कैसे आप देखेंगे, अगर पूरे बेल्जियम के लिए फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है तो ब्रुसेल्स में यहां पे देखेंगे कि फ्रेंच पीपल मेजॉरिटी में है। और यही सब चीजों को अगर आप देखेंगे बाकायदे से तो आपको पता चलेगा कि यही एक मेन रीजन था लोगों के बीच में टसल का। गवर्नमेंट ने इन टसल्स को दूर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जो कि उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स के थ्रू लाया, जो कि 1970 से 1993 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन 4 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स के थ्रू उन्होंने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे लोगों के बीच में उसको दूर कर दिया। और आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो रहता है उनके पास काफी ज्यादा तरीके का हिट एंड ट्रायल मेथड्स रहता है। और इन हिट एंड ट्रायल मेथड्स को यूज करके आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बेल्जियम ने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया और अल्टीमेटली सबको एक यूनिफाइड तरीके से बांध दिया। ये था जर्मनी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और वहां पे वो कोशिश करती है सभी लोगों के बीच में फ्रैटर्निटी प्रमोट करने का, सद्भाव को प्रमोट करने का। तो ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब अगर हम बात करें श्रीलंका का, श्रीलंका में भी हमारा लगभग सेम सिचुएशन है। यहां पे भी आप देखेंगे भाषा के आधार पे विविधता है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखेंगे लोगों का डिवीजन है। चलिए देखते हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन किस तरीके से? बेसिकली आप बात कर रहे हैं भाषा के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभरा। ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, आप देखिए कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वहां पे वो मेजॉरिटी में है। और अगर ये मेजॉरिटी में तो ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होंगे तो इन्हीं के ज्यादातर लीडर्स पावर में आएंगे। ठीक है ना। अब जो वो पावर में आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। मैंने बताया था ना बेल्जियम के टाइम में कि गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के बीच में पीस को प्रमोट करना। अब यहां पे देखते हैं सिन्हाला जो कि मेजॉरिटी में है, उनका गवर्नमेंट अगर आता है तो वो किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से वो समाज में, श्रीलंकन सोसाइटी में पीस को प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। ये जो आप चीज देख रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, this will not promote unity, uniformity or peace within Sri Lankan society. This will divide, this is going to divide Sri Lankan society and conflict will come there, conflict will come there। अब ये आप देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में। और अगर वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को वहां पे प्रॉब्लम होने वाला। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो इस मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट को फॉलो किया है वो कहीं से
सही नहीं है। और ये कंसेप्ट सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा और वो है सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला कम्युनिटी मींस व्हाट? पीपल हु वेर फॉलोइंग बुद्धिज्म, दे वर स्पीकिंग सिन्हाला लैंग्वेज, राइट? दे वेर कॉल्ड एज सिन्हालाइस्ट, राइट? नाउ अगर आप यहाँ पे श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे तो 74% पॉपुलेशन जो है श्रीलंका का वो सिन्हाला थे, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे। 11.1% जो देखेंगे पीपल वो श्रीलंकन तमिल थे। 1.2% पीपल देखेंगे जो कि इंडियन तमिल थे, और इनको अगर कंबाइन कर देंगे तो लगभग आपको 13% पॉपुलेशन मिल जाएगा जो कि तमिल स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, बाकी लगभग 9% लोग जो देखेंगे आप वो थे मुस्लिम कम्युनिटी से। ठीक है ना? तो ये इनका डाइवर्सिटी था रिलीजन के बेसिस पे, और आप समझ सकते हैं लैंग्वेज के भी बेसिस पे। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया मेजोरिटेरियनिज्म का, इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला श्रीलंकन सोसाइटी पे? चलिए जरा देखते हैं। की फीचर्स ऑफ 1956 एक्ट इन श्रीलंका। 1948 में आप आजादी हुए हो और आते के साथ ही आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो कि पूरे श्रीलंकन सोसाइटी को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था 1956 में, और ये कहलाता है 1956 एक्ट ऑफ 1956 इन श्रीलंका। क्या क्या फीचर्स थे इसके? सबसे पहला फीचर था सिन्हाला विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को उन्होंने बोला कि ये पूरे श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। बात करते हैं तमिल का, कैसे तमिल पीपल यहां पे हर्ट हुए। तमिल इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और यहां पे आप तमिल लोगों के राइट्स को अंडरमाइन कर रहे हो, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। ठीक है ना? तो आप क्या देखेंगे, ये प्रमोट किया डिवीजन। आप एक ही लैंग्वेज को तवज्जो दे रहे हो, दूसरे लैंग्वेज को आप कह रहे हो कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ये इग्नोरेंस ही बहुत बड़ा रूट कॉज होगा इस श्रीलंकन डिफॉर्मिटीज का। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, 10 तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड, और ये तमिल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलिए, अभी भी उनके पास कुछ चांसेस थे। आगे उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। अब उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को उन्होंने नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री बन गया। व्हाट अबाउट दीज पीपल? 13 plus 9, around 22% people, 20, let's consider 25% people, almost 25% people, they were 1/4 of the Sri Lankan population, they were following other religion. What about them? What will you do with them? ये एक बहुत बड़ी बात थी। माइनॉरिटी के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप मेजॉरिटी वाले पीपल के लिए कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आप सिर्फ एक ही तरह के तबके के लोगों के लिए कर रहे हो। तो ये तो एक डिवीजन क्रिएट करना ही था ना, ये तो एक डिवीजन क्रिएट कर ही रहे हो आप, जिसके चलते लोग जो बाकी जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके बीच में एक मैसेज जाएगा कि आप उनको टोटली इग्नोर कर रहे हो, और ये लॉन्ग टाइम जो एलियनेशन रहेगा यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है श्रीलंका के लोगों के लिए। सिन्हाला applicants were preferred for university positions and government jobs. This is the worst, आप कह सकते हो कि this is the worst initiative taken by any government in the world. आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि माइनॉरिटी लोगों के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना, उनके लिए हमें कोई रोजगार प्रोवाइड कराने का अपॉर्चुनिटी देना। हम जो काम करेंगे, चूंकि ज्यादातर लोग इस कंट्री के सिन्हाला हैं, तो हमें सिर्फ उन्हीं को काम देना है। अगर अप्लीकेंट्स आ रहे हैं इन सारे रिलीजन से, तो हमें प्रेफरेंस देना है सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग को, और वो होंगे सिन्हाला। अब बताइए कि ये डिवीजन का काउज होगा कि नहीं? मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट का जो एक एक इनिशिएटिव होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, या फिर वो सोसाइटी को बांधेगा या फिर तोड़ेगा। यहां पे आप देख रहे हैं बेल्जियम ने सोसाइटी को बांधा, सबको एक सूत्र में सबको बांध दिया, बट यहां पे आप देख रहे हैं बेल्जियम अभी 1948 में आप आजाद हुए और जस्ट 8 साल के अंदर ही आपने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि पूरे सोसाइटी को बिखेर के रख देगा। और आप देख रहे हैं these points will literally divide the whole श्रीलंकन सोसाइटी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे हैं इन इनिशिएटिव्स के थ्रू, यहां पे हम उसको रिकॉल करेंगे। All these measures coming one after other
gradually increased the feelings of alienation among the Sri Lankan Tamils. The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon it turned into a civil war. This is coming of a civil war. What do you mean by civil war? लोग अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों के बीच में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कहलाता है सिविल वार. लोगों के बीच में जब लड़ाई हो तो वो कहलाता है सिविल वार. ठीक है ना. वी सॉ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम. हमने देखा, अब यहां पे हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं. हमने दो केस स्टडी को यहां पे समझा है, ऑब्जर्व किया है. अब यहां पे हम दोनों केस स्टडी को मिला के यहां पे एक कंक्लूजन देखेंगे. कंक्लूजन देखेंगे और वो कंक्लूजन क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा. यहां पे ये हमारा अब कंक्लूजन आने वाला है. ठीक है. कंक्लूजन, वी सॉ कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग थ्रू द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. हमने दोनों को कंपेयर किया. ठीक है. बेल्जियम में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया. श्रीलंका में क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो किया. कंस्ट्रक्टिव मींस दे ऑल in Belgium they were all bound to follow a single rule, which means what, with the help of 4 amendments in Belgium they promoted uniformity, equality and fraternity. Just opposite of that happened in Sri Lanka. That was destructive approach, right? In Belgium the constitution was amended so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. एक ही कंट्री में इसने इनेबल कर दिया सारे लोगों को रहने के लिए. अब अगर आप श्रीलंका की बात करें तो यहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक कंसेप्ट को फॉलो किया जिसका नाम था, जिसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म. और ये एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है जो कि अडॉप्ट किया गया था, विच लेड टू एलियनेशन अमंग द तमिल्स. दिस टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. एक जगह आप बोल रहे हो कि हम लोग साथ रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, और दूसरे जगह हम एक नया कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि हम सोसाइटी को ही डिवाइड कर देंगे. ये दो जो आपने केस स्टडी देखा, ये हमें क्या सिखाता है, पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी. इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी डेमोक्रेसी. व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर आर सम रीजन्स which tell us the need of having a power sharing in our democracy. There are regions, right? What are these regions? You can classify these regions into two: prudential regions and moral regions. ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कभी कभी MCQ में भी, कभी कभी तो ये 2 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ लिया जाता है. तो आपको ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कहीं भी नहीं आया तो ये आपको MCQ में तो देखने को मिल ही जाएगा. Prudential regions as well as moral regions, right? Now these are the regions which will make power sharing very much desirable among democratic nations. Prudential regions क्या है? It helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो पावर शेयरिंग इसलिए एसेंशियल है कि ये समाज के सारे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करे. तो ये हमारा एक प्रूडेंशियल रीजन हो गया. दैट इज मोस्ट एसेंशियल रीजन, राइट? सेकेंड, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? अगर सभी लोगों के बीच में सद्भाव रहेगा, शांति रहेगी, तो जो गवर्नमेंट रहेगा वो काफी इफेक्टिव तौर पे स्टेबल तरीके से पूरे सिस्टम को रन करेगा. इसीलिए अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल तभी होगा जब लोग उस कंट्री के खुश रहेंगे. तो दीज टू आर प्रूडेंशियल रीजन्स. दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. तो आप इसको भूल के भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? मोरल रीजन्स, these are philosophical, these are ethical reasons which tell us why do we need power sharing in a democracy, right? So what are these? It is very much like a spirit of democracy. It is essence of democracy. Without such essence, without soul, this can be considered a soul of democracy. अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर शरीर का क्या एग्जिस्टेंस है? तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास पूरी डेमोक्रेसी का एक एसेंस है, थीम है, सॉल है. और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास डेमोक्रेसी कभी भी सस्टेन, सर्वाइव, फ्लरिश नहीं कर पाएगा. तो ये हमारे पास एथिकल
और मोरल रीजन्स हैं जो कि बताते हैं कि हमारे लिए पावर शेयरिंग काफी ज्यादा एसेंशियल है। इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है तो आप समझेंगे कि गवर्नमेंट हमारे पास, हमारे लिए एक जेन्युइन गवर्नमेंट हमारे लिए पावर में है। और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट पावर में नहीं है तो डेफिनेटली वो एक ही तबके के लोगों के लिए काम करेंगे, विच मींस व्हाट, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन वायलेटेड। वो गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए बराबर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो ये अगेन हमारा एक पॉलिटिकल रीजन्स है, पॉलिटिकल काउज है जो कि हमारे मोरल से रिलेटेड है। अब ये दो रीजन्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये हमारे लिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? फर्स्ट मैंने बताया था ना कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर आप इंडिया की बात करें, ठीक है ना, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, states further divided into districts. Districts are further divided into gram panchayat and municipal corporations. ग्राम पंचायत जो काम करेगा वो रूरल एरिया में काम करेगा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगा वो अर्बन एरियाज के लिए होगा। ठीक है, ये हमारा जो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपको फेडरलिज्म चैप्टर में भी, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन। और चूंकि हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं और एक वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो ऐसे को हम लोग, ऐसे फ्लो चार्ट को, ऐसे वर्क फ्लो को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, दीज डिस्ट्रिक्ट्स। यहां से आप देखेंगे, यहां पे अगर बात करें इन सारे चीजों को, ये हमारे लोकल बॉडीज के पार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं लोकल बॉडीज। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स और लोकल बॉडीज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही मॉन्टेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया था कि देयर आर 3 सेपरेट पिलर्स। मैं बताना चाहूंगा इस चीज को फिर से काफी ज्यादा स्ट्रेस देके, कि अगर आप एक घर बनाने जा रहे हो तो आप देखोगे कि आप सबसे पहला काम करोगे पिलर को डिफाइन करने में, उनका एग्जैक्ट लोकेशन आप डिफाइन करोगे। क्या आपने कभी देखा कि घर बनाने से पहले सारे पिलर्स को हम एक जगह कर देते हैं और उस पे हम अपना फाउंडेशन रख के घर बना रहे हैं? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सारे पिलर्स का एक डिस्टिंक्ट डिफाइंड लोकेशन, पोजीशन होगा, अपने अपने पोजीशन पे ही वो काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें इन पिलर्स का इंटरैक्शन, तो वो कभी भी होना नहीं है, वो अपने लोकेशन पे ही रह के अपना काम करेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने काफी अच्छे से इसको समझाया था अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने वहां पे बताया था कि ऑल दीज 3 स्फीयर्स, or you can say these are the 3 organs of a democracy or 3 pillars of a democracy, and pillars are never going to interact, overlap or interfere with each others. They will have their distinct defined positions, locations, and there in their own domain they are very much independent to do their own work, right? Legislative, executive और judiciary. Legislative, executive, judiciary, ये तीनों अपने अपने स्फीयर में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं अपना जॉब, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने में। कोई भी किसी के मैटर में इन्फ्लुएंस और इंटरफेयर नहीं करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। आप देखेंगे ये हमारे पास हो गया लेजिस्लेटिव, पैरेलल टू एक्सिक्यूटिव, पैरेलल टू जुडिशियरी। ये 3 लाइन हो गए और तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे आप पिलर
खड़े कर रहे हो बिल्डिंग बनाते टाइम, तो वो सारे पिलर एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बारे में आपने काफी डिटेल में क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। चलिए नाउ अभी तो हमने देखा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर बेल्जियम और श्रीलंका के पॉइंट्स को अगर आप रिकॉल करते तो वहां पे आप बात करें कि हमारे पास डाइवर्सिटी था बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन रिलीजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। ये भी हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है ना। तो पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। हमने देखा कि वहां पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, जहां पे उन्होंने फ्रेंच पीपल के लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा था और डच स्पीकिंग पीपल के लिए एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट रखा था। और इन लोगों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, गवर्नमेंट थे, इंडिपेंडेंट थे डिसीजन लेने के लिए। उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके जो भी इश्यूज थे यही कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट ही देखेंगे। तो वो हर एक कंट्री में बिल्कुल एसेंशियल है। हमें इंडिया की बात करें तो हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स राइट, इसी तरीके से आप SC/ST काउंसिल्स देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के हित के लिए काम करना, ठीक ना। तो ये हमारा था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट का होना, ये भी काफी ज्यादा एसेंशियल है। नाउ पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स लाइक प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पे भी होना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज और जैसे अगर हम बात करें मीडिया, जर्नल्स, पेपर्स का, ये एक तरीके के प्रेशर ग्रुप्स की तरह एक्ट करते हैं। ये हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, या फिर सोसाइटी के बहुत सारे मुद्दे को लोगों के सामने रखते हैं और ये दिखाते हैं ट्रू फेस पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल लीडर्स के। अब ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। और इनके बीच में भी पावर शेयरिंग एसेंशियल है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को अगर अगर उनका चेहरा नहीं दिखाने के लिए रहेगा, जैसे पेपर्स और मीडिया नहीं रहेंगे, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा पावर शेयरिंग वहां पे काम कर रहा है। अब पावर शेयरिंग की बात करें तो जो सोशल ग्रुप्स का मैंने यहां पे नाम लिया था मैंने बोला था एक मीडिया या फिर जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म जो है इसको बोला जाता फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलर की बात करें तो ये फर्स्ट पिलर हो गया, फर्स्ट पिलर, ये सेकंड पिलर और ये थर्ड पिलर है। ऑफिशियली 1 2 3 ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो हमारे पास है ही। इनके अलावा अगर बात करें तो एक हिडन पिलर है जिसको हम बोलते हैं मीडिया, जर्नलिज्म, और इनका काम है प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करना। और ये सभी से इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि सारे पिलर्स इंडिपेंडेंट होंगे, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे, इंटरलिंक नहीं रहेंगे, तभी वो अपने अपने आप को फ्री तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे सोसाइटी के सामने। और ये काफी एसेंशियल है पावर शेयरिंग के लिए, हर एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग का, ये हर एक डेमोक्रेसी में होना काफी जरूरी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ये कुछ एक वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, मैंने बताया था कि हम बात करेंगे लाइक सिविल वॉर एंड मेजोरिटेरियनिज्म। ये जो कीवर्ड्स हैं कभी कभी एमसीक्यूज में अपीयर हो जाते हैं, आपको इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सो व्हाट डू मीन बाय सिविल वॉर? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कम्युनिटी or a country that becomes so intense that it appears like a war. Within a country, if people are fighting for a region, like that region can be many diversification based region like language, religion, region, caste. These are the multiple cases over which there can be a fight among the people of that country, and that is the reason why such kind of thing will be called as civil war. हमने देखा श्रीलंका का केस, वहां पे एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही डिसीजन मेकिंग में आगे आ रहे थे। सो दिस इज द बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर
way it wants by disregarding the wishes and needs of minority. ठीक है ना, माइनॉरिटी लोगों के राइट्स को अगर आप अंडरमाइन करके आप एक रूलर बनना चाह रहे हो क्योंकि आप मेजोरिटी में हो, तो ये कहलाता है मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट, और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था। कुछ एक क्वेश्चन हैं, चलिए देख लेते हैं। I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is majoritarianism. Just now we had seen it, right? In Belgium, there were tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 60s, right? Most of the Sinhala speaking people of Sri Lanka, they are Buddhist, right? Which of the following statements are true about power sharing? Power is shared among different organs of government. Power can be shared among governments at different levels. That power is shared among different organs of government. Different organs of government like legislative, executive and judiciary. Very, very correct. Power can be shared among governments at different levels. That is again correct. Like if you see, that is a vertical power sharing, a state government, central government, a state government and local bodies, right? एंड दैट्स इट। तो हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट्स आता है, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।